नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के कड़े निर्देशों के तहत नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने तड़के सुबह से सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। जी हां, बेलबाबा बॉर्डर, आम्रपाली, हल्दूचौर, रामनगर रूट, गड़पू, बारात पत्थर, भीमताल, खैरना और सुभाष नगर सहित सभी प्रमुख बैरियरों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। राज्यपात्रित अधिकारियों के नेतृत्व में संदिग्ध गतिविधियों, अतिक्रमण और सोशल मीडिया निगरानी पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी हां, बसों, टैक्सियों और दोपहिया वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। शहर के भीतरी हिस्सों में पैदल गश्त बढ़ाई गई है और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की सतत तैनाती की गई है। एसएसपी ने जनता की शांति बनाए रखने और सुरक्षा में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने चेताया है कि अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से ललित जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद मंगलवार के फार्म हाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में विजय बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सौरभ बहुगुणा लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने आए हैं और 2027 विधानसभा चुनाव का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका मानना है कि जब पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होंगे तभी पार्टी मजबूत बनेगी। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश गंगवार ने कहा कि क्षेत्र में धोखेबाजी और समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं को दूर कर भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सितारगंज से मनोज हालदार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। का विकास चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की तरक्की के लिए और क्षेत्र में हमारा आपसी जो पारिवारिक भाईचारा उसके बना रहने के लिए गंगवार परिवार को गिरमी भी पड़ना पड़ेगा, पड़ जाएगा। हमारे गांव में ना सपेरों की बस्ती है। आस्तीन के सांप हमने पकड़वा दिए हैं पहले ही। अब नहीं पता कौन आस्तीन का सांप है। हमारे यहाँ बस्ती में सब सपेरे रहते हैं। वो सब जितने आस्तीन वाले थे सब पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया। मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं सौरभ भाई, इनको मजबूत करेंगे। चुनाव की दृष्टि से न भारतीय जनता पार्टी सोचती है न भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना, इलाके का विकास करना और इस क्षेत्र से मैं ऋणी हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के यहाँ आया तो उन्होंने 38,000 वोटों से जिता करके एक रिकॉर्ड बनाया था। आज सौरभ है, यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ रुचि रखता हूँ। जितनी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में आप देखेंगे गति और बढ़ेगी। और अभी हम 2027 के दृष्टिकोण से नहीं, अभी तो जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करना है। जब वरिष्ठ के लोगों का सम्मान होगा तभी क्षेत्र में जो है पार्टी मजबूत होती है। ईश्वर गंगवार जी हैं, सुरेश हैं और साथी लोग हैं। सबका हम लोग को एक तय किया है, पार्टी को यहाँ कैसे मजबूत करें, उधम सिंह में कैसे मजबूत करें। और मेरी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो। जो हमने वादे किए थे चुनाव में वो सब वादे पूरे होंगे। जो मोदी जी वादा करते हैं वो पूरे होंगे। जनता साफ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने के परामर्शित मूल्य के उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उचित मूल्य समय पर मिले। इस वर्ष गन्ने के मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। आगेती प्रजाति 375 से 405 रुपए प्रति कुंतल, जबकि सामान्य प्रजाति 365 रुपए से 395 रुपए प्रति कुंतल कर दी गई है। मूल्य निर्धारित से पहले सभी हितधारकों से विस्तृत विमर्श किया गया था कि और केंद्र सरकार की एफआरपी, राज्य की कृषि परिस्थितियों का विश्लेषण कर संतुलित निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसी भी असुविधा या भुगतान में देरी न हो। इस बढ़े हुए मूल्य से किसानों को राहत और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मंत्री से मिल कर जाएगा, उस वजह से भाव बढ़ा है। 30 रुपए भाव बढ़ा है, यह भी अच्छी बात है, लेकिन किसान का पड़ता नहीं है भाई। 450-500 से तोड़ बिल्कुल। गन्ने में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा लागत है। 500 रुपए से तो पड़ता था नहीं किसान का बिल्कुल। बस सरकार को ये हो भाई धन्यवाद, 30 रुपए बढ़ा दिया, लेकिन 500 रुपए हो जाता भाई, कम से कम लागत का पूरा पट जाता लोगों को। अगर नहीं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद
30 रुपए बढ़ाए उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद, लेकिन गन्ने की फसल आउटपुट निकाल के नहीं देगी इस रेट में। या तो सरकार फर्टिलाइजर की जो कीमत है उनको स्थिर कर दे, उनकी स्थिर करने के बाद कम से कम इस भाव के साथ किसान चलेगा तो घाटे में ही, मुनाफे का होगा। अगर सरकार ये फर्टिलाइजर का की कीमत स्थिर कर दे और कम से कम 450 रुपए किसान के लिए प्रावधान रखे कीमत का। नहीं, 30 रुपए से 30 रुपए ना भी बढ़ाते तो भी खेती तो करनी ही थी। ऑप्शन क्या है? मील की के चलते यहाँ से कि इसकी मंडी भी है गन्ने की, और चीजों की मंडी भी नहीं है। बेचने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, मंडी तो कहीं भी नहीं है किसान की। किस चीज में पैसा लेंगे? किसी भी चीज में नहीं है। तो गन्ने की कम से कम मंडी है, उस चलते यहाँ से गन्ने की खेती भी होती है। वन विभाग के नए प्रमुख रंजन कुमार मिश्र ने अपना कार्यभार संभाल लिया और अपनी प्रतिबद्धताएं साझा की। उन्होंने कहा है कि आम जनता के जीवन की सुरक्षा और वन विभाग से उसके जुड़ाव को बढ़ाना उनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिभागीय वन अधिकारी सप्ताह में एक दिन प्रतिभागीय वन अधिकारी दिवस मनाएं, जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। रंजन कुमार मिश्र ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष उत्तराखंड में गंभीर समस्या है, जिसमें पिछले वर्षों में कई जाने गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग और राज्य सरकार मिलकर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने जनता से वन विभाग के साथ अधिक जुड़ाव और सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया है। देहरादून से मुनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्राथमिकता की अगर बात करूँ तो सबसे पहले रहेगा कि हमारा उत्तराखंड के जो जल सामान्य हैं उनको वन विभाग तरफ से क्या अपेक्षा है और क्या उनका मन में है जिसको हम समझ के उसको दूर कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता, और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं वन विभाग का। एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मन में है कि प्रत्येक हमारे जो DFOs हैं, प्रभागीय वन अधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं उसको तय करूँगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे, जिसको फॉरेस्ट डिवीज़न डे कह सकते हैं या हिंदी में से प्रभाग का दिवस। उसी दिन सारे रेंजर्स भी अपना अपना रेंज में करेंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि जिसको जो भी फॉरेस्ट वन विभाग से अपेक्षा है, शिकायत है, तो हमको एक बहुत अच्छा फीडबैक। रोशनाबाद पुलिस लाइन में आज 21वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस वॉलीबॉल एवं सेपक टाकरा प्रतियोगिता 2025 का भव्य उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने उन्हें मोमेंटो भेंट कर आभार व्यक्त किया। मंच पर मार्च पास्ट और सलामी के बाद हरिद्वार टीम के कैप्टन ने खिलाड़ियों के खेल भावना के साथ प्रतिभाग करने की शपथ दिलाई। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल में 16 और सेपक टाकरा और 10 टीमें भाग ले रही हैं। शुरुआती मुकाबलों में वॉलीबॉल में हरिद्वार और देहरादून ने जीत हासिल की, जबकि सेपक टाकरा में उधम सिंह नगर और हरिद्वार की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों की सच्ची खेल भावना और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मी भी उपस्थित रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज अंतर जनपदीय वॉलीबॉल सेपक टाकरा कंपटीशन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कुल 16 टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और ये 3 दिन की ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें समस्त जनपदों के द्वारा और वाहिनियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। जो भी सर्विसेज टीम होगी इसका चुनाव 3 तारीख को उसका रिजल्ट होगा। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद देता हूँ। आज इस मौके पर उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और उसके समापन समारोह में भी हमारे उच्च अधिकारी के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। इस खेल भावना को आगे बनाए रखने के लिए और अच्छा बढ़ाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार प्रयास करती रहती है और मैं हमारे पुलिस हेडक्वार्टर को धन्यवाद देता हूँ उनके द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिता को यहाँ पर संपन्न कराने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, उसका धन्यवाद देता हूँ। आज पुलिस लाइन में पूरे स्टेट की टीम्स आई हैं, 16 टीम्स हैं, जिसमें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और PSC IRWS की टीम्स के द्वारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और ये 3 तारीख तक चलेगी। इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया और हमने सभी टीम्स के साथ इंटरेक्ट किया है, उनके साथ इंटरेक्शन आदि करके
सभी शुभकामनाएं दी हैं कि इस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सभी लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें और स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ पूरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। तराई और लालकुआं के ग्रामीण इलाकों में हाथी और लेपर्ड का आतंक चरम पर पहुंच गया है। हल्दूचौड़ क्षेत्र के हरिपुर, बच्ची, भानदेव, नवार, राधा बागर, गंगापुर, गोपीराम और बच्ची धर्मा जैसे कई गांवों में दर्जनों किसान अपने खेतों और घरों के पास बढ़ती वन्यजीव गतिविधियों से त्रस्त होकर एकत्र हुए। ग्रामीणों ने बताया कि रोज शाम ढलते ही हाथियों की आवाजाही शुरू हो जाती, जिससे उनकी रातें दहशत में कट रही। हाथियों ने सैकड़ों एकड़ फसल जो है कुचल डाली। घरों और खेतों के पास तक पहुंचकर रात भर दहशत फैलाई। महिलाओं और बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है। आईडीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर सोलर फेंसिंग दुरुस्त करने, जंगल में खाई खोदने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने की मांगों को सुना। हालांकि उन्होंने बजट समिति होने की मजबूरी भी बताई, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों की चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो उनका आंदोलन केवल जिले तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। लालकुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, ये जो क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में पिछले 4-5 साल से फसल क्षति की कम शिकायतें आती थी और हम लोगों की तरफ से यहाँ दीवार भी बनी हुई है, सोलर फेंसिंग भी लगी हुई है और हाथी को रोकने के लिए खाई भी बनाई गई है। लेकिन इस साल कुछ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा हाथी का इस क्षेत्र में आवागमन हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से ग्रामीणों की फसल की भी क्षति हो रही है। तो हमारे जो भी विभागीय संसाधन है, चाहे स्टाफ की गश्त है, चाहे इन चीज़ों को ठीक कराना है, जो भी किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और साथ में अगर उसके बाद भी कोई किसी की क्षति हो रही है तो मुआवजे का जो प्राविधान है वो भी उन लोगों को दिया जा रहा है। और यहाँ आ जाने का उद्देश्य ये है कि मौके पर जाके स्थिति को देख करके जो ग्रामीणों के सुझाव हैं उनको भी सुन करके एक ऐसी रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि उनको उनकी समस्या में दूर करने में थोड़ा मदद मिले। वहीं डीएफओ साहब, किसानों का ये भी कहना है कि 2014 से उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिली है, जो कि सरकार के द्वारा और वन विभाग के द्वारा दी जाती थी। इस बार तो हम लगातार हाथ के हाथ खुद अपना स्टाफ, वो पुरानी जो बातें कह रहे हैं वो तो जब केस आएंगे सामने तभी मैं उस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार हम एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने आज तड़के से पूरा जनपद में वृहद स्तर पर आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने गहन जांच की। इस दौरान पुलिस टीमों ने 1782 वाहनों की चेकिंग और 3374 लोगों से पूछताछ कर सत्यापन संबंधी आवश्यक जानकारियां जुटाई। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि अभियान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह का आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध मूवमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। देहरादून से मुनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, ये अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश अनुसार जो भी हमारे जनपद के एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो अंतर्राज्यीय पॉइंट्स हों या अंतर जनपदीय पॉइंट्स हों, तो वहाँ पर जो है बैरियर लगाकर पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग की जा रही है। और एज़ पर जो डायरेक्शंस हैं, तो प्रत्येक सर्कल में जो है एक एक पॉइंट जो है चिन्हित किया गया है और उसमें क्षेत्राधिकारी हैं, वहाँ के लोकल SHO, SO और साथ में जो थाने से पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो चेकिंग टीम बनाई जाती है और उनके द्वारा जो है सघनता से बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। और इसमें जो है बुलेट प्रूफ जैकेट भी हो गई हैं, हथियारबंद हमारे पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं और जहां संभव हो तो हमारी जो VD स्क्वाड की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, उनके द्वारा भी यथासमय उसमें प्रतिभाग किया जाता है। मकसद एक ही है कि जो विगत दिनों जो दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके दृष्टिगत जो भी बाहरी प्रदेश के खासकर जो आने जाने वाले वाहन हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, तो उनकी सघनता से चेकिंग की जाती है। मादक पदार्थों की बरामदगी के संबंध में या वैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रोमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर तड़के सुबह से ही शहर और देहात के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में औचक चेकिंग का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर पहनकर और ऑटोमेटिक असलाहों और लैस होकर संवेदनशील जगह, मुख्य सड़कों, बॉर्डर चेक पॉइंट्स और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गहन निगरानी कर रहे हैं। हर वाहन, संदिग्ध व्यक्ति और सामान की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि बॉर्डर इलाके में सुरक्षा स्तर और मजबूत कर दिया गया है और पुलिस लगातार चेकिंग बढ़ा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई देता है
तो उसे तुरंत पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि जनता की सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी मिलकर ही शहर को सुरक्षित बनाए रख सकती है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।